वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका बहुत सारे फिज़िकली डाइवर्स लैंड फॉर्म से भरा हुआ एक मुल्क। अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक फ़ीचर हैं यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दुनिया में या तो हाईएस्ट हैं या फिर आप मान सकते हैं लार्जेस्ट हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। हम बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप एक बार देख लें साउथ अमेरिका को। थोड़ी इसकी कंट्रीज़ कम ही है, नज़र मार लें उस पर, तो आपके लिए ये आसान रहेगा। देखिए, सबसे पहले ये सब बड़ी सी कंट्री नज़र आ रही है, ये ब्राज़ील है। और ऊपर ये 3 कंट्रीज़ हैं, 1 2 3, इन्हें गुयानास भी कहा जाता है। और इसमें ये यहाँ पर गुयाना है, ये सूरीनाम है, और इस कंट्री का नाम क्या है? वेरी गुड, ये फ्रेंच गुयाना, ये सूरीनाम और ये गुयाना। ये उन ताकतों के साथ जुड़ी हैं जिन्होंने इनको कॉलोनाइज़ किया था। अभी आप उसको मैप पे भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले, ये पूरी नीचे तक जाएगी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पाराग्वे, इन कंट्री से मिलकर के बनता है ये वेनेजुला, ये साउथ अमेरिका। क्लियर? ये 2 कंट्रीज़ का ध्यान रखिएगा, ये उरुग्वे है, ये पाराग्वे है। क्योंकि अभी जब हम नेचुरल फिज़िकल फीचर्स देखेंगे तो उनमें नाम नहीं लिखे होंगे कंट्रीज़ के, पर हमें पता होना चाहिए कि ये किन कंट्रीज़ के बीच में है। ऐसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुला है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इक्वाडोर और ये पेरू है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पेरू और ये बोलिविया है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। ये पेरू है, ये चिले है। चिले जो अर्जेंटीना के साथ नीचे लंबा सा जाता है। ओके, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसका जिक्र करें तो हमने क्या देखा साउथ अमेरिका के बारे में? डिमार्केशन के हिसाब से देखें तो ये, अगर आप इसे नॉर्थ अमेरिका के साथ देखते हैं तो ये बतलाता है कि ये नॉर्थ अमेरिका से बहुत ही ईस्टवर्ड प्लेस्ड है। ये नॉर्थ अमेरिका से बहुत ईस्टवर्ड प्लेस्ड है। यानी कि साउथ अमेरिका पूरा का पूरा जो लॉन्गिट्यूड मियामी से होके गुजर रहा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है फ्लोरिडा, उसका एक तटीय इलाका शहर मियामी, वहाँ से होके जो लॉन्गिट्यूड गुज़र रहा है, ऑलमोस्ट पूरा साउथ अमेरिका उस लॉन्गिट्यूड के ईस्टवर्ड है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के बहुत ज़्यादा ईस्ट है साउथ अमेरिका। ऐसी चीज़ें सिविल सर्विसेज में स्टेटमेंट वाइज आती हैं, हम उमूमन इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते, बट अब आपको ये बताया गया है तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका अगर सीधा ड्रॉ करें और देखिए इससे कितना ईस्टवर्ड है, ये साउथ अमेरिका है। दूसरी चीज़ हमें क्लियर हुई कि ये साउथ अमेरिका साइज़ वाइज नॉर्थ अमेरिका से बहुत छोटा है। तो साइज़ वाइज ये छोटा है। साउथ अमेरिका साइज़ वाइज अंटार्कटिका से बड़ा है, यूरोप से बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट से बड़ा है। लेकिन एशिया से छोटा है, अफ्रीका से छोटा है, नॉर्थ अमेरिका से छोटा है। 3 कॉन्टिनेंट से छोटा है और 3 कॉन्टिनेंट से बड़ा है। यानी कि एग्जैक्ट उस तरफ 3 और इस तरफ 3, ये बीच में सैंडविच है एक तरह का। ओके, तो इस तरह से ये साउथ अमेरिका साइज़ वाइज यहाँ स्टैंड करता है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों ही को अगर जोड़ें तो इसे हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर कॉल करते हैं। और यूरोपियंस को जब ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर मिली थी तो उन्होंने इसका नाम रखा था द न्यू वर्ल्ड। उन्हें एक नई दुनिया मिली थी। उस न्यू वर्ल्ड का जो साउदर्न हिस्सा है उसे ही साउथ अमेरिका कहते हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ दैट न्यू वर्ल्ड इज़ द साउथ अमेरिका। दिस इज़ द साउथ अमेरिका वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, साउथ अमेरिका के बारे में अब कुछ चीज़ें देखते हैं थोड़ा नज़दीकी से। साउथ अमेरिका में क्लाइमेटिक वेरिएशन काफ़ी है। वो हमें यहाँ से प्रमाणित होता है कि इसके उत्तरी इलाकों में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों ही गुज़रती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन कहाँ से गुज़रती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह दिया मैंने। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों ही गुज़रती हैं। वो कहाँ से गुज़रती हैं मैं आपको दिखला देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, दिस इज़ इक्वेटर। तो ये इक्वेटर अमेज़न रिवर का जो माउथ है वहाँ से होके गुज़रेगी और
ये इस कंट्री से होके गुजर रही है, तो इसका नाम ही इक्वेटर के नाम पर पड़ा है, दैट इज़ इक्वेडोर। ओके, तो साउथ अमेरिका का ये उत्तरी हिस्सा इक्वेटर के प्रभाव में है। इक्वेटर साउथ अमेरिका से होके गुजरती है। ये ब्राज़ील से होकर के गुजरी, आगे गए तो कोलंबिया से होके गुजरी, उसके आगे गए तो ये इक्वेडोर से होके गुजरी। क्लियर? इसी के नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर ये एक डॉटेड लाइन है, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो दो मेन शहर हैं ब्राज़ील के, जैसे कि रायो डी जनेरो, उसके नीचे से गुज़रती है, और यहाँ पर साओ पोलो, ये साओ पोलो के लैटिट्यूड से होके गुज़रती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ब्राज़ील के शहर साओ पोलो से होकर गुज़रती है, आगे पैराग्वे को पार करते हुए ये सीधे यहाँ से, और ये कौन सा है, द अटाकामा डेजर्ट, तो ये अटाकामा डेजर्ट से होकर गुज़रती है। इस तरह के क्वेश्चन रीजनल ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं कि इक्वेडोर कंट्री का नाम इक्वेडोर क्यों है, तो आप आंसर दीजिए क्योंकि इक्वेटर वहाँ से गुज़रती है। इतना प्रभाव है उस मुल्क पर कि इक्वेटर से ही नाम इक्वेडोर आ गया। दूसरी तरफ कि दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट कौन सा है, अटाकामा, और वो अटाकामा डेजर्ट से होके कौन गुज़रती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का प्रभाव किस डेजर्ट पे है, अटाकामा डेजर्ट से है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, आपको क्या समझ में आया कि एक ही कंट्री है ब्राज़ील, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही कंट्री है ना, यहाँ पे उस एक कंट्री में से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों गुजर रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना है, ये सवाल आते हैं कि साउथ अमेरिका का वो मुल्क जिसमें से ये दोनों ही मेन लैटिट्यूड्स गुजरती हैं, एक इक्वेटर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और वो मुल्क है ब्राज़ील। क्लियर? इतनी बात स्पष्ट हुई? तो हमने यहाँ तक क्या सीखा, देखिए, अगर मैं साउथ अमेरिका को पूरा लेता हूँ तो तकरीबन इसका ये आधे से ऊपर का सारा ये हिस्सा एक ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक फीचर से प्रभावित है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न दोनों गुजर रही हैं। यहाँ इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी ट्रॉपिकल वेदर कंडीशंस रहेंगी, और इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न तक भी ट्रॉपिकल वेदर कंडीशंस रहेंगी। तो ये देखा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ऊपर वेनेजुएला के टिप तक ये सारा क्षेत्र तो फिर ट्रॉपिकल प्रभाव में ही हुआ ना, क्योंकि इक्वेटर गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है, और इक्वेटर के ऊपर, वहाँ ऊपर मैक्सिको से गुजर रही है कैंसर। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र, यानी कि अर्जेंटीना का मध्य से उत्तर तक का भाग ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? और ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट स्ट्रांगली एक्सपीरियंस होता है एक बहुत बड़े रिवर के बेसिन में, और वो है अमेज़न रिवर का बेसिन। अमेज़न रिवर का बेसिन, और उस अमेज़न रिवर के बेसिन में है द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड बेस्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमें अमेज़न नदी के बेसिन में मिलते हैं, अमेज़न नदी की घाटी में है वो। ओके, क्लियर हो गई बात? सो अमेज़न फॉरेस्ट आर देयर। उन्हें दुनिया भर के लंग्स भी कहा जाता है, द लंग्स ऑफ द कंट्री ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। क्लियर? हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम जब नीचे की ओर आते हैं तो क्या नज़र आता है, ध्यान से देखिए। आप नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, यहाँ पर हमें कुछ नज़र आया, और वो क्या था, दैट इज़ टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, और उसके नीचे नज़र आया दैट केप हॉर्न। ये जो साउथ अमेरिका का लैंड है, हालांकि साउथ अमेरिका के नीचे आइलैंड है, वो दिखाया नहीं है, वो आइलैंड साउथ अमेरिका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन साउथ अमेरिकन मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वो केप हॉर्न है। तो जैसे अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप है, इसी तरह से साउथ अमेरिका के दक्षिण में केप हॉर्न है। हमें इस बात का ख्याल रखना है। जैसे भारत के दक्षिण में केप कॉमोरिन है, अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप है, तो साउथ अमेरिका के दक्षिण में केप हॉर्न है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये केप हॉर्न
जो साउथ अमेरिकन लैंड है उसका दक्षिणी हिस्सा है। ये केप हॉर्न के ऊपर ये टेरा डेल फ्यूगो इलाका है। ये टेरा डेल फ्यूगो क्या है? ये एक आर्कीपेलेगो है, और ये आर्कीपेलेगो में दोनों कंट्रीज़ कवर होती हैं, अर्जेंटीना भी और चिले भी। कैसे है ये एक आर्कीपेलेगो, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमारे पास इसकी इमेजेस हैं। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि ये एक आर्कीपेलेगो है तो उसका कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो हम जब टेरा डेल फ्यूगो की बात कर रहे हैं, हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं जो ऑरेंज कलर का हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका मेन लैंड है उससे ये वाला हिस्सा इस नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर, देखिए ये नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर यहाँ से शुरू होके यहाँ निकल रही है, यानी कि एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ रही है ये पतली जल की धारा। उस पतली जल की धारा के नीचे ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड और ये बड़ा पीस ऑफ लैंड, ये सब मिल कर के एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बना रहे हैं, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ही हम आर्कीपेलेगो कहते हैं। तो ये आर्कीपेलेगो जो साउथ अमेरिका के साउदर्न टिप पे है, इसे टेरा डेल फ्यूगो कहते हैं। ओके, और इसमें दोनों ही कंट्रीज़ कवर हो रही हैं, अर्जेंटीना और चिले। मैं आपको अब इसकी एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ जिसके बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस इमेज को नोटिस करिए। तो अगर हम इस हिस्से को ले लेते हैं, ये हिस्से को, तो दिस इज़ टेरा डेल फ्यूगो। तो इसमें यहाँ लाइन लगी हुई है, इसका इधर का हिस्सा अर्जेंटीना के साथ सेम कलर रखता है और इसका इधर का सारा हिस्सा चिले के साथ सेम कलर रखता है। तो दोनों कंट्रीज़ इस तरह से कवर हो रही हैं। ओके, अब मैं इसकी आपको एक और इमेज दिखाता हूँ जो ज़रूरी है, जिसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। वो क्या? देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज़ टेरा डेल फ्यूगो। देखिए ये दक्षिण में यहाँ पर केप हॉर्न है, और इस टेरा डेल फ्यूगो में जिस स्ट्रेट का हमने यहाँ जिक्र किया था वो है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। मैगेलन वो व्यक्ति जिसने पृथ्वी का पहली बार चक्कर लगाया था, समुद्री यात्राएं करते हुए गोला मारा था पूरे पृथ्वी का, तो दैट इज़ मैगेलन। तो मैगेलन के बाद ही फिर यात्राएं बड़े स्तर पर आरंभ होनी शुरू हुई। वैसे तो पृथ्वी का चक्कर मारने का ज़िम्मा मार्को पोलो के पास भी है और वो मैगेलन से पहले है, लेकिन मार्को पोलो का जो चक्कर लगाया गया था वो डिफरेंट मैनर में था। उनमें लैंड रूट्स काफ़ी फॉलो किए गए और वो अलग अलग स्ट्रेट्स को फॉलो करते हुए ज़मीन पर उतरते, फिर समुद्र पकड़ते, फिर ज़मीन पर उतरते और समुद्र पकड़ते। मैगेलन ने समुद्री मार्गों के माध्यम से पहला चक्कर मारा था, इसकी वजह से नए समुद्री मार्ग खुले थे व्यापार के लिए, और बाद में उसी मैगेलन के मार्ग की पालना करते हुए पुर्तगालियों ने भारत पहुंचने का काम किया और वास्को डी गामा 1498 में भारत आए हैं। तो मैगेलन इस वजह से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। एक्चुअली में पैसिफिक अटलांटिक को और पैसिफिक को जोड़ने वाली इस स्ट्रेट को हम मैगेलन स्ट्रेट कहते हैं। आपने यहाँ पर देख ली, क्लियर है? और अब एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूँ जिससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ये देखिए, तो दिस वन इज़ द टेरा डेल फ्यूगो और दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ओके, तो ये दक्षिण का एक आर्कीपेलेगो जिसे टेरा डेल फ्यूगो कहते हैं, और ये जो स्ट्रेट है दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम फंस जाते हैं। अब यहाँ से ये बात तो स्पष्ट हो गई जब हम बार बार ये कह रहे थे कि दो ओशियंस को जोड़ते हैं ये स्ट्रेट, तो ये स्पष्ट है कि साउथ अमेरिका अपने ईस्ट में एटलांटिक ओशियन से कवर्ड है, अपने वेस्ट में पैसिफिक ओशियन से कवर्ड है, और अपने उत्तर में कैरेबियन सी से कवर्ड है। तो इसके उत्तर में कैरेबियन सी है, इसके पूर्व में अटलांटिक ओशियन, पश्चिम में पैसिफिक ओशियन, और एक नैरो इस्थमस दैट पनामा। ये पनामा इस्थमस इसे सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक से जोड़ते हुए नॉर्थ अमेरिका के साथ जोड़ देती है मैक्सिको के वाया, दैट इज़ द पनामा। इस पनामा इस्थमस के वाया दो ओशियंस
डिवाइड हो जाते हैं, उस तरफ अटलांटिक, इस तरफ पैसिफिक, या इस तरफ पैसिफिक और इस तरफ कैरेबियन सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, टेरा डेल फ्यूगो, कैरेबियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इन सब के बारे में बताया गया है आपके चैप्टर में जब शुरुआती इंट्रोडक्शन दी गई। इतनी बात क्लियर। देखिए, जब आप साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो इसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। और लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता होगा? सीधी सी कहानी है कि उस क्षेत्र के लोगों का प्रभाव रहा यहाँ पर एक कॉलोनियल पावर के रूप में। जिस क्षेत्र में जो आज भाषाएं बोली जा रही हैं, उन भाषाओं का उदय, ओरिजिन जिस भाषा से है, उस भाषा का नाम है लातिन। तो यूरोप के दक्षिणी हिस्से में ख़ास तौर पर स्पेनिश और पुर्तगीज़ पीपल साउथ अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। मेजॉरली अगर हम ग्याना का क्षेत्र छोड़ दें तो बाकी पूरे के पूरे साउथ अमेरिका पे दो शक्तियों का कंट्रोल है। वेस्टर्न साइड पर, ऑन द वेस्टर्न साइड द स्पेनिश कंट्रोल, ऑन द ईस्टर्न साइड द पुर्तगीज़ कंट्रोल। और ये दोनों कंट्रीज़, द स्पेनिश एंड द पुर्तगीज़, यूरोप की दक्षिणी कंट्रीज़ हैं, साउदर्न कंट्रीज़। और ये जो लैंग्वेज बोलती हैं, वो लैंग्वेजेस जिस ग्रुप से आती हैं वो है द रोमांसिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि रोमन। और वो रोमांसिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के बेस में है द लातिन। तो ऐसे में उन लातिन भाषाई क्षेत्रों से आगे बढ़े कॉलोनियलिस्ट जब यहाँ आकर के शासन करते हैं और यहाँ भी पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा का प्रचार प्रसार स्थापित होता है, वहाँ का कल्चर, कस्टम, मैनर यहाँ इस्टेब्लिश होता है, तो उन कॉलोनियल रूलर्स के डोमिनेंस की वजह से इसे हम लातिन अमेरिका का हिस्सा मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आज यहाँ लातिन भाषा बोली जाती है। भाषाएं जो डोमिनेंट हैं वो स्पेनिश हैं, पुर्तगीज़ हैं। इन भाषाओं का यहाँ पर प्रभाव नज़र आता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये दो मेन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा एक प्रभाव है इस साउथ अमेरिका के ऊपर। क्लियर। अगर आज की डेट में आप बात करें तो डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करने वाली दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है यहाँ की फ़िज़िकल फ़ीचर्स की डाइवर्सिटी। तो फ़िज़िकल फ़ीचर्स डाइवर्स हैं। सेकंड, द कॉलोनियल रूलर्स। इन दो चीज़ों ने यहाँ पर आज एक डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट की है। वो किस तरह से कंट्रीब्यूट किया हम उसे समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ के फ़िज़िकल फ़ीचर्स में से एक फ़िज़िकल फ़ीचर एंडी माउंटेन है। दैट एंडी माउंटेन कौन सा है वो एंडी माउंटेन? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले आपको इस मैप से दिखा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सो देखिए, उत्तर में वेनेजुला से होकर के दक्षिण में नीचे चिले तक जाता है, यानी कि पूरे के पूरे साउथ अमेरिका को कवर कर रहा है। आप समझ सकती हैं ना, पूरे के पूरे साउथ अमेरिका को कवर कर रहा है। साउथ अमेरिका के वेस्ट में है और दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन है। 5000 माइल्स की, 5000 मील लंबे हैं ये। हिमालय 2400 किलोमीटर है भारत में, ये 5000 मील हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए आप, तो बहुत लंबे हैं। एक मील 1.6 किलोमीटर का होता है, मल्टीप्लाई करके किलोमीटर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 5000 मील में कंटिन्यूसली साउथ अमेरिका पूरा कवर करते हुए साउथ अमेरिका के पश्चिम में स्थापित हैं, ये वेस्ट में स्थापित है। कहीं कहीं पर तो आप देख रहे हैं बिल्कुल पैसिफिक कोस्ट को टच कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नोटिस करिए। सो बहुत क्लोज आ जाते हैं पैसिफिक कोस्ट के। ये है एंडीज़ माउंटेन। ओके, और बहुत ही रिच किन मामलों में? गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड अदर वैल्यूएबल मिनरल्स। मेन कहानी गोल्ड और सिल्वर की है। ये यहाँ से बड़े पैमाने पर मिलते हैं। जिनके पास टेक्निक है इसे निकालने की,
वो लोग फॉर्चुनेट हैं, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव्ड है, उन देशों के पास, उन समूहों के पास पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है। बट एंडीज़ एक रिसोर्स रिच माउंटेन चेन है, ओके। और यही एंडी माउंटेन यहाँ पर गुज़रते हुए पेरू से होके गुज़र रही है। ये पेरू का क्षेत्र है ना, और पेरू की इन्हीं श्रृंखलाओं से रॉकी माउंटेन एंडी माउंटेन की श्रृंखलाओं से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं अमेज़न। क्या कहते हैं? अमेज़न। आई बात समझ में? क्लियर? तो जिस तरह से ये एंडीज़ माउंटेन है, डाइवर्सिटी के रूप में यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ का गोल्ड सिल्वर बहुत प्रीशियस है, जिसे लेने के लिए यूरोपियंस एक कॉलोनियलिस्ट की तरह यहाँ पर आए। ये चीज़ें यहाँ पर डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसी तरह से और फीचर्स भी हैं, हम उन्हें भी समझ लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा एंडीज़ के बारे में? 5000 मील लंबी एक श्रृंखला है पर्वतों की, साउथ अमेरिका के वेस्ट में है, कहीं कहीं पर पैसिफिक कोस्ट के रूप में स्थापित है, पैसिफिक ओशन को टच करती है। और पूरे के पूरे अमेरिका में, पूरे के पूरे अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडेड, ये टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है। पूरे के पूरे अमेरिका में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दोनों में ये टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लगभग 30 चोटियाँ, 30 पीक्स ऐसी हैं जो 20,000 फीट से अबव हैं, जो 20,000 फीट से अबव हैं, और वो मेजॉरली वॉल्केनिक हैं, मेजॉरली वॉल्केनिक हैं। यानी कि ये रीजन टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है, वॉल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं। 30 चोटियाँ 20,000 फीट से ऊपर होना बड़ी बात है। और पूरे के पूरे अमेरिका में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका मिला के, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, टॉलेस्ट है। लंबी तो है ही है, लंबी तो ये दुनिया में है, लंबी तो ये पूरे दुनिया में है, ऊंची ये पूरे अमेरिका में है, उत्तर और दक्षिण दोनों मिला करके। इतनी बात स्थापित हो गई हमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिज़िकल फीचर है जो प्रभावित करता है साउथ अमेरिका को। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फिज़िकल फीचर इन्फ्लुएंसिंग द साउदर्न अमेरिका। कई मायनों में प्रभावित करता है, जैसे कि ये यहाँ पर बसने वाले समूहों को बाकी क्षेत्रों से आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो उनका कल्चर, कस्टम, मैनर अपनी आइसोलेशन में पैदा होता है। कोई अगर उन पर आक्रमण भी करने आए, लंबे समय तक नहीं भी कर पाएगा, चाहे दूसरे क्षेत्र उनके अधीन जल्दी आ जाए। ये पहली चीज़। दूसरा, इसे पार कर पाना उतना संभव नहीं था एक ज़माने के समय में। इसी कारण से ना पार कर पाने की वजह से डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप्स पैदा हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स जो अलग अलग ठिकानों पे बस गए, और फिर पर्वतों ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया, यानी कि उनका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से वो इंटरमिंगल नहीं हो पाए और कल्चरल आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट हो गई। तो डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, मिनरल वेल्थ और रिसोर्सेज हैं यहाँ पर जो इन लोगों को पोषित करते हैं। और एंडीज़ माउंटेन का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, एक बहुत बड़ा प्रभाव। कौन सा प्रभाव है वो है रेन शैडो इफ़ेक्ट। एंडी माउंटेन का बहुत बड़ा प्रभाव, दैट इज़ रेन शैडो इफ़ेक्ट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब रेन शैडो इफ़ेक्ट की बात करता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ। ध्यान से देखिए, देखिए जब हम एंडीज़ माउंटेन को देखते हैं, ये ब्राउन कलर के एंडीज़ माउंटेन दिखाए गए हैं। इनके उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर आपको नज़र आता होगा कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। वो हमने ब्राउन मैप जो अभी देखा था उसमें ऊपर जाकर के आप देख रहे थे गुलेल की तरह बन रहा था। तो ये वाली गुलेल की ये उंगली कॉर्डिलेरा ओरिएंटल ईस्ट की तरफ है ना, और ये वेस्ट की तरफ है तो ऑक्सीडेंटल। जैसे वो मैक्सिको में सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सेरा माद्रे ओरिएंटल। तो और ये देखिए कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, बीच में राजधानी है बोगोटा कोलंबिया की, है ना। तो कोलंबिया पे प्रभाव है एंडी माउंटेन पर्वत श्रृंखलाओं का, बड़ा प्रभाव है। तो ऐसे में ये जो एंडीज़ माउंटेन है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर इक्वेटर गुज़र रही है, इक्वेटर गुज़र रही है। तो इस रीजन में हम हमेशा से जानते हैं कि ये जब हम एक
कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर और कैंसर, इस दिशा में हवाएं कैसे चलती हैं? अगर उत्तर में देखें इक्वेटर से कैंसर के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, है ना। और अगर इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच में देखें तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो हम हमेशा से जानते हैं कि हवाएं कुछ ऐसे चलती हैं। हवाएं कुछ ऐसे हैं, देखिए ये इक्वेटर है, देखिए ये कैंसर है, और देखिए ये कैप्रिकॉर्न है। तो हवाएं कुछ ऐसे चलेंगी ना, है ना। तो कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर के बीच में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती हैं, है ना। और इक्वेटर और कैंसर के बीच में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं। और ओवरऑल अगर हम ट्रेंड फॉलो करें तो ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है ना, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो अगर मैं यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला बना दूँ और ईस्ट से हवाएं चल के जा रही हैं, तो पर्वत श्रृंखलाओं की ये वाली साइड ये विंडवर्ड साइड हो जाएगी, और ये वाली साइड लीवार्ड साइड हो जाएगी। तो फिर ये साइड तो रेन शेडो हो गई ना, और ये रेनफॉल साइड हो गई। तो कुछ ऐसा ही प्रभाव हमें कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर वाले क्षेत्र के बीच देखने को मिलता है एंडीज़ का, यहाँ पर। तो ये जो कैप्रिकॉर्न है और इक्वेटर है, इसके बीच में होता ये है कि अटलांटिक ओशन की तरफ से वर्षा वाले मेघ आते हैं, ठीक है। यानी कि रेन लेडन क्लाउड्स हमें अटलांटिक ओशन की तरफ से रिसीव होते हैं, और रास्ते में आ जाता है ये एंडीज़, और इसी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग रेन शेडो इफ़ेक्ट बनता है। और वही रेन शेडो इफ़ेक्ट यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट्स को जन्म दे रहा है, ठीक है। देख, डेजर्ट बनने के और कारण बहुत हैं, लेकिन एक कारण उनमें से ये भी है। और यहाँ पर एंडीज़ वो वाला रेन शेडो इफ़ेक्ट दे रहे हैं। अगर ये एंडीज़ यहाँ ना होते, अटाकामा डेजर्ट यहाँ होता, आज मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो फिज़िकल ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं आपको एयर मूवमेंट समझाता और बताता कि ये जो लैटिट्यूड होते हैं ये डिसेंडिंग एयर लैटिट्यूड्स होते हैं, और वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे एयर्स डिसेंड करती हैं, एयर मासेस। बट आज हम वो नहीं पढ़ रहे। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि अगर यहाँ एंडीज़ ना होते, डेजर्ट यहाँ पे फिर भी होते, क्योंकि 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे साउथ और नॉर्थ, 20 से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पे डेजर्ट्स होते हैं। पूरे वर्ल्ड पे ये दिखेगा आपको, ओके। पर यहाँ वाले इतने घातक क्यों हैं? क्योंकि वो सारे फीचर्स तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं डेजर्ट बनने के लिए। उसके साथ जो थोड़ी बहुत वर्षा मिल सकती थी अटलांटिक ओशन वाली, उसे रोक रहे हैं यहाँ पे एंडीज़। तो वो रेन शेडो इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से ये घटनाक्रम बनी कि अटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट हैं वर्ल्ड के, सबसे सूखे डेजर्ट हैं वर्ल्ड के। लेकिन वहाँ पर एक फिनोमेना ये भी है कि 1 mm के अराउंड रेनफॉल होता है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अब तक एक बूंद भी पानी की नहीं देखी। मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग कुछ जगह पर ये माना गया है कि पिछले 500 सालों में एक बूंद भी नहीं है पानी की, और कुछ जगह पर माना गया है कि जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है अटाकामा डेजर्ट की, तब से कोई पानी की बूंद नहीं देखी अब तक। तो 500 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री बन रही है कुछ, जब से स्पेनिश का कंट्रोल हुआ इन क्षेत्रों में, तब से अब तक तो एक बूंद पानी की नहीं आई वहाँ। इतना स्ट्रॉन्ग रेन शेडो इफ़ेक्ट है, इसलिए अटाकामा डेजर्ट इतने ड्राइएस्ट हैं। तो 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 0 डिग्री इक्वेटर तक हो ये रहा है कि अटलांटिक ओशन की तरफ से ईस्ट से वेस्ट की ओर हवाएं आ तो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड विंड्स, इन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट तक उन्हें पहुंचने से रोक रहे हैं रास्ते में आने वाले एंडीज़ माउंटेन। इसलिए वेस्टर्न कोस्ट पे उसकी वजह से रेन शेडो इफ़ेक्ट आ रहा है। अब यही कहानी उल्टी हो जाएगी। वो कहाँ पर? जब आप 35 डिग्री से 55 डिग्री लैटिट्यूड या 35